तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने सारे एंजाइम्स के बारे में पूरी डिटेलिंग की, राइट। और आज हम लोग प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में हम लोग सारे इवेंट्स को समझेंगे, विच इज बीइंग टर्म्ड एज इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड एट लास्ट द टर्मिनेशन। ओके, तो ये जो सारे इवेंट्स हैं वो आप टर्मिनोलॉजी आराम से समझ रहे होंगे कि इनिशिएशन में हम लोग बेसिकली डील करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी प्रोटीन्स होंगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगी इनिशिएशन शुरू करने के लिए। और ये प्रोटीन्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो किसी न किसी डीएनए सीक्वेंस से ही बाइंड करेंगी उसको रिकॉग्नाइज करके। तो यानी दोनों ही ये दो चीज जो है ये दे आर इम्पॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट। क्या इनमें खास बात होती है और इनमें क्या चीजें होती है जिसकी वजह से दीज बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग अ प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। और किस तरीके से ये प्रोटीन्स जो हैं वो वन बाय वन रिक्रूट की जाती हैं इनिशिएशन साइट पर। ठीक, उसके बारे में बात करेंगे, कौन सी प्रोटीन पहले आती है, कौन सी प्रोटीन बाद में आती है और उन सभी का अपना रोल और फंक्शन क्या है। ठीक, उसके बाद जैसे ही पूरे प्रोटीन्स जो भी प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं पर्टिकुलरली ओरिजिन साइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए जहाँ पे एक्चुअली में रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है और कौन सी प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जब एक बार सभी की असेंबली हो जाती है यहाँ ओरिजिन साइट पे, जिसको हम लोग कहते हैं, इस ओरिजिन साइट को हम क्या कहते हैं, ओराइसी साइट। तो एक बार जब ये गैदरिंग हो जाती है फिर ये क्या करता है, रेप्लिकेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो यानी कि कुछ प्रोटीन्स असेंबल की जाएंगी यहाँ पे और बाई डायरेक्शनल मोड में रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो जब ये मूवमेंट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इनिशिएशन जो है अब शिफ्ट हो गया किसमें, इलॉन्गेशन फेज में। और एट लास्ट जो है कुछ कहीं पे जाके वो मीट आउट करेंगे ये रेप्लिकेशन फॉर्क, जहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन होगा। तो हम लोगों को मीनवाइल सभी चीजों को देखना है, सीक्वेंसेस को देखना है और प्रोटीन्स को समझना है कि किस तरीके से ये सारे इवेंट्स जो हैं एक साइमल्टेनियसली वे में होते हैं और इन अ रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम जो है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर अप करेंगे इनिशिएशन को। तो इनिशिएशन जैसे कि नाम से ही बहुत क्लियर है कि यहाँ पे वो साइट है ई कोलाई की जहाँ पे इनिशिएशन शुरू होना है। और ध्यान से आप लोगों को सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनना है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज होंगी यूज़ जो कि आपको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तक भी ऐसा या रेगुलेशन ऑफ जीन में भी सारी चीज़ें चलती हैं। तो थोड़ा सा हर टर्म्स को क्लियर करते चलना है और इन डेप्थ थोड़ा सा अपने दिमाग को ले जाना है, राइट। तो आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने कल एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज द रेप्लिकॉन। तो जो रेप्लिकॉन होता है वो रेप्लिकॉन एक्चुअली में रेप्लिकॉन क्या होता है, एक तरीके से ये मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट, एफ जैकब सिडनी ब्रेनर के द्वारा, राइट, और उनके कलीग्स थे जिन्होंने ये रेप्लिकॉन मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो भी डीएनए ये पूरा जो रेप्लिकेट होने वाला है, ये जो रेप्लिकेट होगा वो एक एक्चुअली उसके पास क्या होती है, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट से ये रेप्लिकेट होना शुरू करेगा। इस रेप्लिकॉन मॉडल के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर साइट से जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है क्योंकि ई कोलाई जीनोम में उसके पास एक ही ओरिजिन साइट है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसके पास क्या है, एक ही रेप्लिकॉन है। तो ये बात हम लोगों ने कल भी कही थी, ध्यान रखना है, एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है जो कि एंटायर पूरी कंप्लीट जीनोम को रेप्लिकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसलिए ई कोलाई जीनोम को हम कहते हैं कि उसके पास एक सिंगल रेप्लिकॉन है। ठीक, और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं, आप थोड़ा सा और क्लैरिटी रखना चाहते हैं तो यूकैरियोट में क्या होता है, मल्टीपल ओरिजिन साइट होंगी तो वहां पे मल्टीपल रेप्लिकॉन होंगे, जो कि हम लोग उस समय बात करेंगे। अब बात आती है कि
ये जो रेप्लिकॉन है या जो ओरिजिन साइट है, तो इसके पास एक्चुअली क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये रेप्लिकॉन के पास क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो इस रेप्लिकॉन के पास क्या होता है, रेप्लिकेटर होता है। भाई रेप्लिकॉन के पास ओरिजिन साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन होना है पूरे जीनोम का। तो रेप्लिकॉन के पास क्या, एक रेप्लिकेटर होगा और एक इनिशिएटर होगा। एंड दीज टू टर्म्स आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब ये जो रेप्लिकेटर है, ये रेप्लिकेटर क्या होता है, ये है सिस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंसेस। और जो इनिशिएटर होते हैं वो क्या होते हैं, जो इस डीएनए सीक्वेंस से बाइंड करेंगे, दे आर टर्म्ड एज इनिशिएटर। फिर से हम इस चीज़ को क्लियर आउट कर रहे हैं। रेप्लिकेटर हमारा हमेशा क्या होते हैं, कोई ना कोई डीएनए सीक्वेंस होगा, और इनिशिएटर क्या होगा, हमेशा कोई प्रोटीन होगा जो इस डीएनए सीक्वेंस से बाइंड करेगा। फाइन। और एक और चीज़ यहाँ पे जो यूज़ हुई है, सिस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंसेस, राइट। तो क्या होता है कि कहने का सेंस ये है, यहाँ पे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में और डिटेलिंग्स इसकी करेंगे, बट थोड़ा सा अगर आप अभी अपने आप को क्लियर आउट करना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम लोग देखें, दिस इज अ काइंड ऑफ सपोज डीएनए, और यहाँ पे कोई सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। सपोज यहाँ पे सीक्वेंस प्रेजेंट है, डीएनए स्पेसिफिक कोई खास सीक्वेंस है, ओके। और जो प्रोटीन है, और यहाँ से मान लेते हैं रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है या कोई इवेंट होना है, कोई इवेंट शुरू होना है, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे जो भी हो। तो इस डीएनए सीक्वेंस से अगर रेप्लिकेशन शुरू होना है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे और कोई सीक्वेंस प्रेजेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो रहा है कहीं ना कहीं इसको, इस डीएनए सीक्वेंस को एक्टिव करने के लिए कि रेप्लिकेशन स्टार्ट हो, और प्लस ये प्रोटीन है, दिस इज अ प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है ऑब्वियस सी बात है कहाँ से बनी होगी, ये किसी और डीएनए से ये सीक्वेंस जो है ये एमआरएनए बना होगा, उसके बाद ये प्रोटीन बनी होगी। सपोज मैं से ही बना देती हूँ ये प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है ये यहाँ आके प्रोटीन जो है इस सीक्वेंस से बाइंड करेगी और रेप्लिकेशन में मदद करेगी। तो अब आप ये सोचिए, जो डीएनए सीक्वेंस है, क्योंकि जो इवेंट स्टार्ट होना है उसी डीएनए पर ये लोकेटेड है, तो ये क्या हो जाएंगे, सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, उसी सेम जगह पे सेम सीक्वेंस सेम स्ट्रैंड पर प्रेजेंट अगर कोई सीक्वेंसेस है या कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी इवेंट को कह सकते हैं स्टार्ट करने में रोल प्ले कर रही है, वो उसी जगह प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस एक्ट। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन कहाँ से बन के आई है, ये दूसरे किसी डीएनए स्ट्रैंड से सिंथेसाइज होके ये बन के आई है, और ये यहाँ पे ये भी मदद कर रही है रेप्लिकेशन इवेंट में, मदद ये भी कर रही है और मदद ये सीक्वेंस भी कर रहा है। ठीक है, किस इवेंट के होने में, रेप्लिकेशन इवेंट के होने में, क्योंकि ये जो सिस सीक्वेंस है ये वही डीएनए फ्रैगमेंट के ऊपर ही रिलाई कर रहा है, तो हम कहते हैं सिस। सिस होता है सेम, राइट। और ये क्या है, ट्रांस, इसको क्या कहेंगे, ट्रांस। क्यों, क्योंकि ये कहीं और से सिंथेसाइज होके आया है ना, दूसरे जगह से। तो ये दो टर्म है जो कि खासा मायने रखते हैं in understanding any kind of सीक्वेंस जिसमें कि मल्टीपल प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं या मल्टीपल डीएनए सीक्वेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी इवेंट को होने में। तो जो रेप्लिकेटर हैं वो क्या होते हैं, डीएनए सीक्वेंस होंगे, और इनिशिएटर क्या होते हैं, इनिशिएटर प्रोटीन्स होती हैं जो कि रेप्लिकेटर के डीएनए सीक्वेंस से बाइंड करेंगे। अब सब ऑब्वियस सी बात है कि इन रेप्लिकेटर जो हैं वो डीएनए सीक्वेंस होते हैं, तो इन डीएनए सीक्वेंस में क्या क्या खास बात होती है, उनके पास बाइंडिंग साइट होती है, इनिशिएटर प्रोटीन जहाँ पे बाइंड करे। तो अगर हम कहें कि यहाँ पे जो है दिस इज अ काइंड ऑफ रेप्लिकेटर, और यहाँ से कोई प्रोटीन इस पर आके बाइंड कर रही है, ये प्रोटीन आके बाइंड कर रही है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये प्रोटीन यहाँ पे इसलिए बाइंड कर रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे खास सीक्वेंसेस अवेलेबल है जिसकी वजह से इस प्रोटीन और डीएनए में एक इंटरैक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे प्रोटीन के पास क्या मौजूद है, प्रोटीन के पास मौजूद है कुछ ऐसा मोटिव्स, कुछ ऐसे एरिया प्रेजेंट है जो कि डीएनए से इंटरैक्ट करते हैं, जिसको हम कह रहे हैं प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शन। तो ये सीक्वेंस के पास भी और डीएनए सीक्वेंस के पास भी क्या प्रेजेंट है, ऐसे सीक्वेंसेस प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो इनिशिएटर प्रोटीन वहां पे बाइंड कर जा रही है। ठीक है। दूसरा, और यहाँ पे जो सीक्वेंस होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादातर 80 सीक्वेंस होंगे क्योंकि वहाँ पे 80 बॉन्ड्स को तोड़ना जो है वो ज़्यादा आसान होगा क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड से उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में रेप्लिकेटर तो वही होगा जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है। प्रोकैरियोट के केस में रेप्लिकेटर तो यही है, यहाँ से यही है, ओरिजिन सी जो है एक तरह से रेप्लिकेटर है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है। पर यूकैरियोटिक सेल्स में अलग अलग डीएनए सीक्वेंसेस हो सकते हैं जो कि रेप्लिकेशन में मदद कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी। तो अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग को इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, इनिशिएटर प्रोटीन स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइजेज अ डीएनए एलिमेंट। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं डीएनए एलिमेंट इन द रेप्लिकेटर एंड एक्टिवेट्स द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इनिशिएटर प्रोटीन हैव बीन आइडेंटिफाइड इन बैक्टीरिया, वायरसेस, यूकैरियोटिक सेल्स। तो हर जगह हमें इनिशिएटर प्रोटीन्स देखने को मिलती एंड दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ रोल इन स्टार्टिंग और इन रिकॉग्नाइजिंग द ओरिजिन साइट। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे आपको इस पर फोकस करना है कि हाँ भाई रेप्लिकेटर के पास क्या क्या फीचर होते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। रेप्लिकेटर क्या होते हैं, डीएनए सीक्वेंस होते हैं। डीएनए सीक्वेंस अगर हैं तो ऑब्वियसली सिस डीएनए सीक्वेंस ही कहलाएंगे। इनसे कौन बाइंड करता है, इनिशिएटर बाइंड करता है। इनिशिएटर क्या होती है, इनिशिएटर प्रोटीन्स होती हैं। और खास बात, इनिशिएटर प्रोटीन्स, मेजॉरिटी इनिशिएटर प्रोटीन्स के पास जो है एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो क्या होता है, ज़्यादातर इनिशिएटर प्रोटीन के पास ये AAA+ या कह सकते हैं ये AAA+ प्रोटीन्स होती हैं या इनके पास इस तरह का मोटिव होता है। ठीक, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। तो इनके पास AAA+ प्रोटीन मोटिव होता है। क्या काम होता है इसका, इसके पास इसका काम होता है कि ये जो AAA+ प्रोटीन होती हैं इनके पास ये ATP को बाइंड कर सकती हैं और ATP को हाइड्रोलाइज कर सकती हैं। किस सुपर फैमिली को बिलोंग करती हैं, SF6 फैमिली को बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे इसको भी रिलेट कर सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली इनिशिएटर प्रोटीन को वहाँ पे काम करना है तो उनको एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो वो ATP बाउंडेड होंगी तभी वो हाइड्रोलाइज कर पाएंगी और एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएंगी। तो और अगर आप थोड़ा सा इसको रिलेट करना चाहें तो अब आप इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे बना देते हैं। तो ये क्या है आपका, ये इकोलाई जीनोम है और यहाँ पे क्या है, ये वो जगह है, खास जगह है जहाँ पे से क्या होना है और रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है। इसको क्या बोलते हैं, ORIC साइट बोलते हैं। और इस ORIC साइट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ इस तरह का सीक्वेंस देखने में आएगा। तो ये एक तरह से क्या है, ये ORIC साइट क्या है, एक तरह से यही क्या है, रेप्लिकेटर है ना, ये डीएनए सीक्वेंसेस हैं। अब इनमें खास बात क्या है आपको दिख रही है कि जो ORIC साइट है यहाँ पे कुछ टैंडम रिपीट्स पाए जाते हैं, लगातार रिपीट्स पाए जाते हैं। एक तरफ 9 बेस पेयर के 5 रिपीट्स और एक जो है थोड़ा लेफ्ट साइड ओरिएंटेड होता है, बट 4 जो है एकदम पास पास ही पाए जा रहे हैं। ये 9 बेस पेयर के रिपीट्स हैं। तो और यहाँ पे एक तरफ क्या होता है, 13 बेस पेयर के
3 रिपीट्स, 9 बेस पेयर के इस तरीके से रिपीट्स होते हैं। इसलिए किसी किसी बुक में आपको मिलेगा कि 9 बेस पेयर के 4 रिपीट्स होते हैं, पर अगर कलेक्टिवली देखें तो हमारे पास 9 बेस पेयर के 5 रिपीट्स इस तरीके से पाए जा रहे हैं। ये जो ओरिजिन साइट है वो कितने बेस पेयर का है? 245 बेस पेयर का है। और ये जो 13 बेस पेयर यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है? 80 रिच सेगमेंट है। तो अब जो अभी हम लोगों ने रेप्लिकेटर की जो के बारे में जो देखा था, तो रेप्लिकेटर यहाँ पे ओरिजिन सी साइट है और ओरिजिन सी साइट को हम लोग इसको एकदम एक्सटेंड कर कर देखते हैं। तो उसके पास क्या होने, हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि रेप्लिकेटर एक तरह का पूरा डीएनए सीक्वेंस है और डीएनए सीक्वेंस के 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोगों ने क्या देखा था कि बाइंडिंग साइट होती है। बाइंडिंग साइट होती है किसके लिए? कि इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड कर पाए, और क्या होता है? 80 रिच रीजन होता है। अब आपको उसी चीज को यहाँ रिलेट करना है। देखिए यहाँ पे देखा था ना, रेप्लिकेटर की ये 2 फीचर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे आप इसको जज आउट कर सकते हैं कि क्या ऐसे फीचर हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो 9 बेस पेयर रिपीट पर ही आके क्या होता है? इनिशिएटर प्रोटीन्स आती हैं, इस तरीके से आके यहाँ पे अटैच हो जाएंगी। दैट येलो सेगमेंट ऑफ 9 बेस पेयर रिपीट्स। तो ये इनिशिएटर प्रोटीन आके यहीं पे बाइंड करती हैं। और फिर क्या होता है? ये जो 13 बेस पेयर है वो क्या है? वो है आपका 80 रिच बेस पेयर। यहाँ पे जो सीक्वेंस है 13 बेस पेयर का पूरा एक सीक्वेंस है जो कि 80 रिच है। ओके, तो अब आप यहाँ पे टैली कर सकते हैं कि दोनों ही फीचर आपके इस सेगमेंट में, रेप्लिकेटर सेगमेंट के फुलफिल हो रहे हैं। एक 80 रिच सेगमेंट है जिसको आप कह सकते हैं दिस इज 13 बेस पेयर, और 9 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है जहां पे ये इनिशिएटर प्रोटीन्स आके बाइंड करती हैं। तो ये आपको, तो यहाँ पे सीक्वेंस के पास कुछ खास चीजें होंगी। इन सीक्वेंसेस में क्या होगा? कुछ खास सीक्वेंस है ये जो कि क्या कर रहे हैं कि ये जो इनिशिएटर प्रोटीन आ रही है उनके बीच में इंटरैक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंटरैक्शन क्रिएट हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे क्रिएट हो रहा है डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन। ओके, तो इसलिए ये रेप्लिकेटर का ये जो फीचर है ये हम लोगों को देखने में मिला। और इनिशिएटर जो है, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है? इनिशिएटर प्रोटीन्स हैं जो कि आके बाइंड कर रही हैं। इनके फीचर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो अब हम लोग इस चीज को एक बार, जो हम लोगों ने बोला उसको एक बार और देख लेते हैं कि जो टैंडम एरे की जो रिपीट्स हैं ये आप काउंट करें तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दिस इज 13 बेस पेयर। तो यही 13 बेस पेयर लगातार जो है इस तरीके से आपको दिखेंगे। 9 बेस पेयर के जो रिपीट्स हैं ये आपको याद नहीं करना है, बट यस यू मस्ट हैव एन आइडिया कि यहाँ पे आपको अब दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है? 80 बेस पेयर। क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये एक तरफ का लिखा हुआ है, बट इसके ऑपोजिट सीक्वेंस क्या होगा? सी होगा, यहाँ टी होगा, मींस कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे टी है, फिर ये ए है, यहाँ पे मान लेते हैं अगर टी है तो यहाँ ए होगा, फिर यहाँ ए, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 80 रिच सीक्वेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ये आपको पूरा ई कोलाई का जीनोम बना हुआ है और यहाँ पे बता रहा है कि ये 245 बेस पेयर होते हैं और ये ओरिजिन साइट का पूरा सेगमेंट है, या कह सकते हैं रेप्लिकेटर है पूरा। और इसी पोर्शन से आके क्या बाइंड होने वाला है? इनिशिएटर प्रोटीन। जो सबसे पहली इनिशिएटर प्रोटीन होती है जो आके बाइंड करती है वो कौन सी होती है? डीएनए ए प्रोटीन। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने जो है एक पूरा रेप्लिकॉन मॉडल दिख रहा है। तो रेप्लिकॉन मॉडल इट कंसिस्ट ऑफ रेप्लिकेटर। तो ये आपके रेप्लिकेटर हो गए जिसमें 80 रिच सीक्वेंस हो गया और बाइंडिंग साइट्स हो गई स्पेसिफिक इनिशिएटर प्रोटीन के। और ये क्या हो गया? आपका डीएनए ए प्रोटीन है। तो ये आपकी हो गई डीएनए ए प्रोटीन मींस इनिशिएटर प्रोटीन। अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ये जो डीएनए ए प्रोटीन है इसके पास भी डीएनए ए प्रोटीन की मदद करने के लिए कुछ और भी प्रोटीन होती हैं जिसका जो थोड़ा आगे हम लोग देखेंगे, नाम याद रखिएगा DIA। ये हेल्प करती है डीएनए ए प्रोटीन को बाइंड। क्लियर? तो अभी हम लोग और देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन। अभी आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि यस डीएनए ए प्रोटीन एक इनिशिएटर प्रोटीन है। तो ये जो इनिशिएटर प्रोटीन है ये इसके पास जरूर AAA+ ATP बाइंडिंग मोटिव जरूर होगा जिसकी वजह से ये क्या कर सकती है?
ATP को बाइंड कर रही है तो ऑब्वियसली हाइड्रोलाइज भी कर सकते। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को समझना है, ये जो DNA A प्रोटीन है, इसको ये तो मैंने लिख दिया कि एक DIA प्रोटीन इनिशिएटर प्रोटीन की जो मदद करने के लिए आती है। तो जैसे ही ये DNA A प्रोटीन आती है तो धीरे धीरे और भी DNA प्रोटीन जो है यहाँ गैदर होना शुरू करती है। अब आप यहाँ पे देखिए तो अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। अब जो बाद में ये रिक्रूट कर रही है प्रोटीन, बहुत सारी DNA प्रोटीन आ रही हैं, तो जो और बाद में रिक्रूट हो रही हैं प्रोटीन्स, तो वो डायरेक्टली DNA से इंटरैक्ट नहीं कर रही हैं, बल्कि किससे इंटरैक्ट कर रही हैं, प्रोटीन। तो अब आपको दिख रहा होगा कि DNA A प्रोटीन के पास क्या क्वालिटी आ गई कि वो DNA प्रोटीन इंटरैक्शन भी दिखा रही है, और क्या दिखा रही है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन भी कर रही है। दूसरी तरफ से अब आप देखिए यहाँ पे बात को आपको बहुत कहीं कहीं पॉइंट्स इजी होते हैं पर क्रूशियल भी होते हैं, ठीक, समझ में आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। बट अब क्या है, क्योंकि इसके पास DNA से बाइंड करने की भी एफिशिएंसी होती है, इसके पास मोटिव होते हैं जो कि DNA को बाइंड कर दे। अभी ये वाली जो प्रोटीन है ये तो डायरेक्टली अभी DNA से बाइंड नहीं कर रही है, पर कर सकती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे इतना इंटरैक्शन क्रिएट होगा कि ये वाला जो DNA सेगमेंट है, ये जो आपको DNA सेगमेंट दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से अट्रैक्ट होके ये जो है ये आपको इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके 9 मोर्स हैं, 4 बार जो दिखाए जा रहे हैं, और यहाँ पे ये क्या है, 13 बेस पेयर के 3 बार इस तरीके के जो रिपीट्स हैं, और यहाँ पे आपकी DNA प्रोटीन है। तो ये जब प्रोटीन यहाँ इस तरफ बेंड हो जाएगा ये सेगमेंट, तो फिर से ये क्या दिखाएगी, एक तरह से DNA प्रोटीन इंटरैक्शन फिर से। तो ये वाली प्रोटीन जो है ये 13 बेस पेयर रिपीट से DNA प्रोटीन इंटरैक्शन दिखा सकती है। तो अब आप यहाँ लॉजिकली दिखा सकते हैं कि जो इनिशिएटर प्रोटीन है वो बेसिकली किस में इन्वॉल्व हो रही है, ये जो है इंटरैक्ट कर रही है इस 13 बेस पेयर रिपीट को, और ये 13 बेस पेयर रिपीट को खोलने में भी थोड़ा मदद करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, TA रिच सेगमेंट्स हैं जिनको तोड़ना आसान होगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम लोग थोड़ा सा एक बार सीक्वेंस दिमाग में रख देते हैं ताकि हमारे लिए आगे की जो चीजें हैं, आगे की जो जर्नी है वो ईजी हो जाए। तो DNA A प्रोटीन जिसके पास ATP बाइंडिंग और हाइड्रोलिसिस कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि इसके पास AAA+ ATP बाइंडिंग मोटिव होता है, ये क्या करती है, रिकॉग्नाइज कर रही है ORIC सीक्वेंस, यानी कि रेप्लिकेटर को रिकॉग्नाइज करती है और डुप्लेक्स को ओपन करती है। क्यों ओपन करती है, इसके पास पावर है, इंटरैक्टिंग पावर है DNA के साथ इंटरैक्ट करने की। जब DNA A प्रोटीन आ जाती है तो उसके बाद कौन आती है, DNA B हेलिकेज आता है। हेलिकेज के बारे में पूरा क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो ये भी एक तरह की इनिशिएटर ही प्रोटीन है, बट एंजाइमेटिकली बिहेव करती है, हेक्सामेरिक नेचर की होती है, और इसके पास भी क्या होता है, AAA+ ATP बाइंडिंग मोटिव्स होती हैं, ठीक। तो इसके पास भी बाइंडिंग और हाइड्रोलिसिस कैपेबिलिटी होती है। तो ये DNA को और अच्छे से अनवाइंड करने में मदद करती है बाय यूजिंग ATP। तो बाइंडिंग ऑफ DNA B to individual strand also requires DNA C। इम्पॉर्टेंटली DNA C एक्चुअली क्या होता है, DNA C क्या है, एक प्रोटीन है, ये भी एक प्रोटीन है, वो भी AAA+ आप कह सकते हैं। इसको DNA B को लोड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, DNA C। तो यानी आप कह सकते हैं DNA A आया, DNA C ने DNA B को लोड किया, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। जैसे ही ये लोडिंग हो गई और DNA जो है अनवाउंड होने लगा, कौन आएगा, DNA गायरेज आएगा, ठीक है, सॉरी DNA गायरेज का आगे की तरफ डुप्लेक्स को बाइंड करेगा और टोपोलॉजिकल स्ट्रेन को रिलीव करेगा, ओके। तो खैर DNA B हम लोग अनवाउंड सेगमेंट पे अगर देखें तो DNA BC के बाद कौन आएगा, DNA G आएगा, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग जहाँ पे अनवाउंडिंग शुरू हो रही है। तो DNA G इज एक्चुअली व्हाट, प्राइमेज, जैसे DNA B इज एक्चुअली व्हाट, हेलिकेज, ठीक। तो ये जो DNA G है वो प्राइमेज की तरह बिहेव करेगा, और प्राइमेज का क्या रोल है, वो सिंथेसाइज करेगा शॉर्ट RNA प्राइमर। उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं यस गायरेज एंड SSBP प्रोटीन। SSBP प्रोटीन्स क्या करेंगी, DNA को दोबारा से रीएनिल
होने से प्रिवेंट करेंगी। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके के सीक्वेंस है जो हमें याद रखने हैं। प्लस एक बार आप यहाँ से इस डायग्राम में और क्लियरली समझ सकते हैं इसको देखते हुए, वही चीज़ जो है हम लोगों ने अभी जो देखी कि ORIC ये आपके 9 बेस पेयर रिपीट्स हैं, 13 बेस पेयर AT रिच रीजन। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू वाला सेगमेंट दिख रहा है आपको, यहाँ 9 बेस पेयर रिपीट आपको दिख रहा है, और इस 9 बेस पेयर से ये जो ग्रीन प्रोटीन है मीन्स DNA A प्रोटीन, वो क्या कर ली है, बाइंड कर ली है। और जैसे ही ये बाइंड की तो क्या हुआ, जो आपका ये सेगमेंट है ये आके उससे इंटरैक्ट करने लगा। जब वो इंटरैक्ट करा धीरे धीरे, क्योंकि 13 बेस पेयर, ये 3 रिपीट्स हैं 13 बेस पेयर वाले, वो धीरे धीरे क्या होंगे, ओपन अप होना शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से DNA A प्रोटीन जो है वो यहाँ पे पाए जाने वाले AT रिच सेगमेंट जो डुप्लेक्स है उसको थोड़ा थोड़ा रिलीव कर रही है डुप्लेक्स को। और अब यहाँ पे आके क्या जुड़ेंगे, आके यहाँ पे जुड़ेगा DNA B C कॉम्प्लेक्सेस, मीन्स जो DNA B है और DNA C, क्योंकि DNA C की मदद से ही DNA B लोड होगा। तो यहाँ पे लिखा है 2 DNA B DNA C कॉम्प्लेक्स लोड होंगे। इसका मतलब क्या है, 2 रेप्लिकेशन फॉर्क बनेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो 2 रेप्लिकेशन फॉर्क में हेलिकेज जो है इस तरीके से एक फॉर्क पे और यहाँ दूसरे फॉर्क पे एक स्ट्रैंड पे इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। ठीक है, मीनवाइल जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो SSB प्रोटीन भी आएगी, और यू कैन ऐड ऑल्सो DNA G विच इज प्राइमेज, वो भी आएगा। और जैसे ही प्राइमेज बाइंड करेगा और SSB भी प्रोटीन बाइंड करेंगी, ये जो DNA C कॉम्प्लेक्स है वो रिलीव हो जाएगा, क्योंकि DNA C का काम किया था सिर्फ लोड कराना DNA B को। जैसे ही यहाँ का रीजन एक तरह से एक्टिव मोड में आ जाएगा, DNA C क्या होगा, रिलीव हो जाएगा या वहाँ से रिमूव हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फिगर विच इज रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये 1 2 3 4 ये 9 बेस पेयर से DNA प्रोटीन का देख रहे हैं, पूरा एक सेगमेंट से पूरी प्रोटीन्स जो हैं वो किस तरीके से एसोसिएट हो गई हैं, खूब ज़्यादा DNA प्रोटीन आके एसोसिएट हो गई हैं। और जैसे ये एसोसिएट हो रही हैं तो ये जो 13 बेस पेयर रिपीट वाला सेगमेंट है जो कि AT रिच सेगमेंट है, उसको थोड़ा खोलने में, डुप्लेक्स को थोड़ा यूनिप्लेक्स बनाने में मदद कर रही हैं। और उसके बाद DNA B प्रोटीन ज्वाइन कर रही है, यहाँ पे ये ज्वाइन किया DNA C की मदद से। और जैसे ही इसने अनवाइंडिंग शुरू की, क्योंकि ये हेक्सामेरिक प्रोटीन होती है, ATP को यूटिलाइज करके अब दोनों रेप्लिकेशन फॉर्क जो है ऑपोजिट दिशा में मूव करने लगेंगे। और मीनवाइल क्या होगा, DNA C रिलीव हो चुकी है और DNA G बाइंड कर चुका है। DNA C रिमूव हो गई है पर DNA G जो है बाइंड करे। अब हम लोग